संख्यात्मक योग्यता के 9वें मॉडल पेपर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और पिछले मॉडल पेपर की तरह से इसमें भी आपसे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। करना आपको क्या है, पहले आप प्रश्न नोट करेंगे, उनके ऑप्शन नोट करेंगे और सेल्फ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। किसी वजह से अगर कन्फ्यूज़न पैदा होता है तब आप प्ले करके उसकी सॉल्विंग को देखेंगे। पहला सवाल यहाँ वर्क एंड टाइम से है। एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि उसके 2 मिस्त्रियों में से पहला किसी दीवार को 10 घंटे में बना सकता है और दूसरा उसी दीवार को 9 घंटे में बना सकता है। उसको अपने अनुभव से ये बात भी पता है कि यदि दोनों मिस्त्री एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे 10 ईंटें कम लगाते हैं। दोनों को एक साथ काम पे लगाने पे 5 घंटे में दीवार बन गई। दीवार में लगी कुल ईंटों की संख्या क्या है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन आपको 1% भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक ठेकेदार को ये अनुमान है कि उसके पास 2 मिस्त्री हैं। अगर पहला इस दीवार को बनाएगा तो 10 आवर्स में कंप्लीट कर देगा और दूसरा अगर बनाएगा इस दीवार को तो 9 आवर्स में कंप्लीट कर देगा। बट जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं काम लैप्स होता है। इसी वजह से तो 10 ईंटें कम लग पाती हैं। तो पूछ रहा है कि अगर इन लोगों ने एक साथ काम किया हो और 5 घंटे में दीवार को कंप्लीट कर दिया हो तो बताइए दीवार में लगी ईंटों की संख्या क्या है। तो हमें ये पता करना है कि विदाउट लैप्स दोनों दीवार को कितनी देर में बना सकते हैं जब एक्यूरेट काम हो। तो ये चीज़ वॉच करेंगे। और एक्चुअल में दीवार कितनी देर में बनी है, 5 घंटे में बनी है। पहले ये देखेंगे कि दीवार कितने घंटे में दोनों मिलके बना सकते हैं। तो पहला व्यक्ति जो है फर्स्ट, वो 10 आवर्स में बना सकता है बिना किसी के मदद के, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 9 आवर्स में बना सकता है। अगर ये दोनों मिलकर के बनाएंगे तो पहला 1 घंटे में 1/10 बनाएगा और दूसरा 1 घंटे में 1/9 बनाएगा। तो ये दोनों 1 घंटे में कुल कितना काम करेंगे, यहाँ पे एलसीएम इनका लेंगे, कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा और 10 9 90 और 9 धामा 90, यानी 1 घंटे में 19/90 भाग काम हो जाएगा। लेकिन दीवार 5 घंटे में बनी है तो 1 घंटे में कितना काम हुआ है, सिर्फ 1/5 काम हुआ है। ये करते कितनी देर, जब लैप्स नहीं होता काम तो 19/90 घंटे में ये काम करते, 19/90 1 घंटे में करते। अगर दोनों मिलकर काम करते तो 19/90 1 घंटे में करते। बट हुआ कितनी देर में है, 5 घंटे में, इसलिए 1 घंटे में 1/5 काम हुआ है। अब क्या होगा, दोनों में अंतर आ गया। कितने ईंटों का, 10 ईंटों का डिफरेंस आ गया। अच्छा, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 90 ही हो जाएगा, यहाँ 19 आएगा और इधर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और बराबर 10 ईंटें। यानी 1/90 जो लैप्स होता है उसकी वजह से 10 ईंटें कम लग पाती हैं। टोटल ईंटों की संख्या 90/1 हो जाएगा, यानी इस दीवार को बनाने में 900 ईंटें लगी हैं। तो देखने के लिए लग रहा था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे होगा। कुछ नहीं करना था, एक्चुअल जो काम था, जो लैप्स काम था, उसके बीच का डिफरेंस ही ये 10 ईंटें थी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 900 ईंटें। काफ़ी अच्छा सा सवाल था, इस पे कंसीडर करिएगा। अगला देखिए, यदि 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3 और इसी तरह से 9 की पावर 3, यानी 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस प्लस करके आगे 9 का क्यूब दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 2025 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब और आगे इसी तरह से 0.99 का क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप इसको देखिए। सबसे पहली चीज़, जो ये 0.11 लिखा हुआ है इसका क्यूब प्लस 0.22 लिखा है इसका क्यूब और डैश डैश करके प्लस 0.99 का क्यूब लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम 0.11 क्यूब को कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, आप देखिए 1 का क्यूब बच जाएगा, प्लस 2 का क्यूब बच जाएगा और प्लस इसी तरह से 9 का क्यूब बच जाएगा। यानी क्या वैल्यू आ गई, वही जो दी हुई है। आप देखिए ये जो वैल्यू दी है वही तो अंदर आ गई, यानी 2025। तो इसका मतलब 2025 है और इसे मल्टीप्लाई करना है 0.11 की पावर 3 से। तो 0.11 की पावर 3 का मतलब होता है 0.11 गुणे 0.11 गुणे 0.11,
ये आपका हो जाएगा 0.001331 यानी 11 का क्यूब और इंटू 2025। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2.695 आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो करना क्या था आपको भाई, 11 का क्यूब तो आपको मालूम है, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है और दशमलव 2 अदद बाद लगा है, क्यूब करोगे तो 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 6 अदद बाद दशमलव लग गया, यानी 1331 से इसको मल्टीप्लाई करना था और 6 अदद बाद आपको दशमलव लगा देना था, तो 2.695 आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने दो प्रश्न लिखे हैं, प्रॉफिट लॉस से हैं। एक फल विक्रेता ने 12 रुपये में 15 की दर से संतरे खरीदकर 14 रुपये में 20 की दर से बेच दिया। यदि इस प्रकार उसे कुल 120 रुपये की हानि हो गई हो तो उसने कितने संतरों का व्यापार किया? यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट आपको तरीका बताते हैं और बहुत ही तेज़ी से आप आंसर कर सकते हैं। 12 रुपये में 15 की दर से खरीदा और 14 रुपये में 20 की दर से बेच दिया। तो लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, देखिए इत्मीनान से बिल्कुल समझिएगा। 12 रुपये में 15 संतरे खरीदे, राइट, 15 संतरे खरीदे और फिर क्या किया उसने, बेचना जब शुरू किया तो 14 रुपये में कितने बेच दिए? 20 संतरे बेच दिए। ऊपर वाले खरीदे, नीचे बेच दिए। ये 15 संतरे हैं, ये 20 संतरे हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? जवाब आपका आया कि 60 होगा। माना उसने 60 संतरे खरीदे, हमने 100 नहीं माना, x नहीं माना, माना 60 संतरे खरीदे, ठीक है। 60 संतरे खरीदे, कैसे 60 मान लिया? दोनों संतरों का एलसीएम ले लिया। तो जब 60 खरीदे तो पेमेंट कितना किया होगा? 15 के लिए 12 रुपये करता है, तो 15 चौको 60 और 12 चौको 48 रुपये सीपी आ गई किसकी? 60 संतरे की। चलो 60 बेच देते हैं। अब 60 हम बेचेंगे, 20 बेचते हैं 14 रुपये के, तो 20 तियाई 60, 14 तिया 42, 42 रुपये एसपी हो गई। क्या हुआ? 48 माइनस 42 यानी सीपी माइनस एसपी, घाटा हो गया 6 रुपये का। क्या हुआ? हानि हो गई। अब जब आपने 60 संतरों का व्यापार किया तो 6 रुपये की हानि हुई। आप कह रहे हो हमें 120 की हानि हुई है, 120 से गुणा कर दीजिए, 6 दहम्मा 60 यानी आपने 1200 संतरों का व्यापार किया। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे बेस्ट तरीका है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, इससे कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये तो मैनुअल आप कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 चौको 60, 12 चौको 48, 20 तिया 60, 14 तिया 42, 6 रुपये। 60 रुपये में 60 संतरों में 6 रुपये नुकसान हुआ, 6 दहम्मा, ये 1200 आंसर हो गया। तो तेज़ी से आप बता सकते हैं, बशर्ते अगर चीज़ों को समझते हैं तो। अगला सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति अपने उत्पाद पर लागत से 20% अधिक बढ़ाकर एमआरपी बना रहा है और कुछ छूट देता है, कुछ डिस्काउंट दे करके 10% लाभ कमा रहा है बेच करके। तो ये डिस्काउंट की जो दर है यानी छूट की दर है वो कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। देखिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, मान लीजिए ये 100 रुपये सीपी है या कॉस्ट उसकी है, लागत है, और उसने 20% बढ़ाकर एमआरपी जनरेट किया है, तो कितनी हो गई होगी एमआरपी? 120 हो गई। अब 120 एमआरपी हो गई, 100 रुपये का सामान है, एक व्यक्ति अपने उत्पाद पर 20% बढ़ाकर एमआरपी बना रहा है, समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ छूट देता है तो छूट तो आप एमआरपी पे दोगे ना, छूट एमआरपी पे दोगे। 10% लाभ कमा रहा है तो लाभ आप सीपी पे कमाएंगे, तो इसका 10% क्या हो गया? 10 रुपये हो गया, यानी 110 रुपये सेलिंग प्राइस है और 120 एमआरपी है, तो छूट की राशि कितनी है? 10 रुपये है, और 10 रुपये की छूट किस पे दी गई है? 120 रुपये पे इंटू 100, 0 0 काट देंगे, 12 8 96, 4/12 यानी 8 सही 1/3% वो डिस्काउंट दे रहा है, तब उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे।
ये नेक्स्ट आपके 5, 6, 7 ये आपका साधारण ब्याज से सवाल है पांचवा। यदि पी रुपये, मतलब राशि नहीं मालूम है, पी रुपये कहा गया है। यदि पी रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, दर भी नहीं मालूम, 60 वर्ष में 9p हो जाते हैं, मतलब समझ गए होंगे। पी रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 60 ईयर में 9p हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या होती है? साधारण ब्याज के संबंध में दर बराबर ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन इनटू समय। ये आपका साधारण सा तरीका है। तो इस पे उठा के हम रखेंगे, पी रुपये की राशि थी और कितना हो गई 9p, तो 9p हो गई, तो ये 8p क्या है आपका जो बढ़ गया, ये ब्याज है। अब आप ब्याज की जगह 8p उठा करके रख दीजिए, ब्याज गुणे 100। मूल आपका कितना हो गया पी रुपये, और टाइम कितना हो गया 60 ईयर हो गया। p से p कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 से काट दीजिए, ये 15 हो गया। 5 तिहाई 15 हो गया, 5 से काट दीजिए 20 हो गया। 20 तिहाई 20 दूना 40, 40 बटा 3, तो 13 तिया 39, 13 सही 1/3%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पीछे अगर आप साधारण ब्याज वाला हमारा पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी रुपये 9p हो गया, यानी 9 गुना हो गया। यदि 9 गुना हो गया है तो 800 लिख दीजिए और 60 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप तेज़ी से बता सकते हैं। तो इसको पीछे जा कर के देखिएगा, मैंने रिवीजन के लिए दे दिया है, बाकी ये आपको खुद आ रहा होगा। अगला सवाल काफ़ी अच्छा सा है और ऐसे सवालों में कन्फ्यूज़न होता है, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। 80 एवं 90 के मध्य स्थित समस्त अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी अपने और एक के सिवा किसी अन्य से विभाजित ना होते हों, तो प्राइम नंबर कहे जाएंगे। फिर आपसे कहा गया कि भाई 80 और 90 के बीच में जो समस्त अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या होगा? तो इनके बीच में सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको ज्ञात तो होना चाहिए। एक है 83 और दूसरी है 89। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7387। आपका करेक्ट आंसर 7387। और गुणा करने की भी आपको जरूरत नहीं है। 963 9 त्रिक 27 के 7 हो गया है ना। यूनिट प्लेस को गुणा करिए तो 9 त्रिक 27 के जब 7 आप रखोगे तो किसी में 7 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो गया। मतलब गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आंख मूंद के करोगे तब गुणा करोगे, अगर आप चेतन रहोगे, सचेत रहोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। 9 त्रिक 27 के 7 बोलते ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल बड़ा मज़ेदार है। अजय प्रतिमाह 8000 रुपये का पेट्रोल अपनी कार में डलाता था। अजय प्रति माह 8000 रुपये का पेट्रोल अपनी कार में डलाता था। ठीक है, इस माह क्या हुआ, पेट्रोल 25% महंगा हो जाने के कारण वह पहले जितने लीटर डलाता था उससे 25 लीटर कम डला पाया। तो पूछ रहे हैं, बताइए पहले वह प्रति माह कितने लीटर पेट्रोल डलाता था? बड़ा अच्छा सा सवाल है। अब इस सवाल के आंसर तक आप कैसे पहुंचेंगे, फिर से सुनिए। अजय प्रति माह 8000 रुपये का तेल अपनी कार में डलाता था। इस माह क्या हुआ कि 25% तेल महंगा हो गया, तो 25 लीटर पहले के कंपैरिजन में कम डला पाया। तो पूछ रहे हैं, बताइए वो पहले कितने लीटर पेट्रोल डलाता था? तो पहले रेट क्या था? अगर रेट मालूम हो तो 8000 को डिवाइड करके आप बता लोगे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितने लीटर पहले पेट्रोल डलाता था, इम्पोर्टेंट ये है कि पहले रेट क्या था। तो हम पहले रेट पता करते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 25% पेट्रोल महंगा हुआ है, तो 8000 रुपये का 25% अमाउंट कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। तो यहाँ पे हमारे पास 2 विकल्प होंगे, या तो हम 2000 रुपये डाल दें और जितना पेट्रोल पहले यूज करते थे यूज करें, चूँकि 25% महंगा हुआ है तो 25% पैसा तो बढ़ेगा,
और अगर आप 25% पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आपको तेल कम मिलेगा। तो 25% महंगा हुआ है, यानी 2000 रुपये मुझे डालने चाहिए, और अगर नहीं डाल पा रहा हूँ 2000 तो हमें 25 लीटर तेल कम मिलेगा। इसका मतलब है कि आज जो तेल का रेट है वो 80 रुपये प्रति लीटर है। 80 रुपये, 25 अट्ठे 200, 80 रुपये लीटर आज तेल है, और ये पहले के कंपैरिजन में 25% महंगा है। इसका मतलब ये 125%, पहले 100% रेट था। इसको कैलकुलेट कर दिया, 64 रुपये प्रति लीटर पहले तेल था। अब 64 रुपये प्रति लीटर पहले तेल था, आज 80 रुपये लीटर है। देखिए 25% महंगा है कि नहीं, 16 रुपये महंगा है। अच्छा, 8000 रुपये का आप पहले खरीदते थे और 64 रुपये रेट था, तो कैलकुलेट कर दीजिए। 16 पंचे 80 और ये 16 चौको 64 है। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 लीटर तेल पहले आप प्रयोग करते थे। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ऐसे प्रश्नों पे सटीक आंसर देने के लिए आपको पहले प्रश्न को समझना होगा। आइए नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट आपके सामने 8, 9, 10 3 सवाल हैं, और आज की ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका दशमलव भिन्न से है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 0.3467 और इस पे बार लगा हुआ है, और प्लस किया गया है 0.13 और 33 पे बार लगा हुआ है। पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो ये आप पीछे पढ़ चुके हैं दशमलव भिन्न। इसमें क्या करते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है को दशमलव के बाद स्थित पूरी संख्या से घटा देते हैं। तो ये लिखा है 3467 की पुनरावृत्ति हो रही है, 34 की नहीं हो रही है, तो 34 को हम पूरी संख्या से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 34 और इससे घट जाएगा तो 33 हो जाएगा, यानी 34 33 हो जाएगा। जब 34 67 से घटाओगे तो 4 इससे गया 3 हो गया, और 3 इससे चला गया 3 हो गया। अच्छा, अब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। जिसकी नहीं हो रही है 0 राइट में लिखेंगे, प्लस हो गया। इसी तरह से 13 को 33 से घटा देंगे तो 1320 आ जाएगा। इस जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको 33 से घटा देंगे, जिसकी हो रही है उससे। और यहाँ पे भी जिसकी पुनरावृत्ति उसके लिए 9, जिसकी नहीं उसके लिए 0। अब आप जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया, और ये सॉरी 0 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसके बाद ये 5 हो जाएगा, 53 हो गया। 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 4753/9900 ये आपके सामने आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए 9900 से हम 4753 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, जाएगा तो है नहीं, तो दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। कितने बार जाएगा? ये 4 टाइम चला जाएगा। 4 0 0, 4 0 0, 4 9 36 के 6 हो गया, 4 9 36, 37 38 39 हो गया। इसको माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, यहाँ 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर से 0 उतारेंगे, कितने बार चला जाएगा? 100 कम है इधर से, और ये 8 बार चला जाएगा। देखिए 8 0 0 हो गया, 8 0 0, 8 9 72 के 2 हो गया, कैरी 7, 8 9 72 और 7 79। यहाँ पे आपका 100 बच जाएगा। अब हम 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 10,000 हो गया, एक बार चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 9900, फिर से 100 बच जाएगा। फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे तो एक बार फिर से चला जाएगा, और यही देखिए क्रम चलता रहेगा इसी तरह से। फिर यहाँ पे 9900 आ जाएगा, फिर 100 बच जाएगा, और आगे ये तो ये आ क्या गया 0.480101, और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। तो 01 की पुनरावृत्ति होने लगी तो 0.48 और 01 पे आपका बार लग जाएगा, यानी करेक्ट आंसर 0.4801 पे बार होगा। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया सा कैलकुलेशन है, जितना ज़्यादा धैर्य रखोगे उतनी आसानी से आंसर आएगा। और कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं कि ये डिवाइड करने में, लेकिन करना पड़ेगा, इसका कोई भी विकल्प या शॉर्टकट नहीं है। अगला सवाल बड़ा अच्छा सा है,
अजय अपनी कार 10% की हानि सहकर विजय को बेच देता है, लेकिन उसे विजय 81,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमा लेता है। पूछा गया था कि अजय ने कार कितने रुपए की खरीदी। तो अजय ने अपनी कार को 10% हानि सह करके विजय को बेच दिया। विजय ने 81,000 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ हुआ। सवाल ये उठता है कि विजय ने कितने में खरीदा था। जितने रुपए में विजय ने खरीदा था वह अजय का विक्रय मूल्य था और वो विद 10% लॉस के साथ था। तो आप इसकी एक्चुअल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे विजय का क्रय मूल्य हमें निकालना है। विजय की सीपी 60 में लिख लेते हैं। सीपी विजय की कॉस्ट प्राइस क्या थी, कितने में विजय ने खरीदा था, तो 81,000 रुपये में विजय ने बेचा है और 20% का लाभ हुआ है बटे 120 और कॉस्ट इसकी क्या हो गई 100 हो गई। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। नीचे आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 5, तो 3 दूनी 6, 3 से काट देते हैं 27,000 आ गया और 27 पंचे 135 होता है, 1,35,000 आ गया। बटा 2 करेंगे तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 67,500 रुपये। ये सीपी है किसकी, विजय की, है ना। विजय की सीपी है। अब विजय की जो सीपी है वही एसपी है अजय की, क्योंकि अजय ने बेचा, विजय ने खरीद लिया। अब अजय ने 10% लॉस पे बेचा था तो ये अजय की एसपी हो गई, अजय के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। तो एक्चुअली कॉस्ट किसकी हो गई 67,500, अकॉर्डिंग टू अजय 90% था। एक्चुअल कॉस्ट 100% थी। 0 फिर से कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 4 बच गया, 9 बचे 45, 0 ये 100 से गुणा हो जाएगा। 75,000 रुपये एक्चुअल कॉस्ट थी कार की। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सा सवाल था। ध्यान देने की ज़रूरत है कि अजय ने जितने रुपए का बेचा है विजय ने उतने का खरीदा है। विजय ने 81,000 में बेचकर 20% लाभ कमाया, तो विजय ने कितने में खरीदा था 67,500 में विजय ने खरीदा, जो कि अजय का सेलिंग प्राइस था 10% लॉस के साथ। तो एक्चुअल कॉस्ट 75,000 हो गई। अगला सवाल और लास्ट आज का क्वेश्चन है। एक दुकानदार तौल करते समय 920 ग्राम के बाट को कहता है कि साहब ये 1 kg है और क्रय मूल्य से 15% महंगा भी बेच रहा है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा, इनमें से क्या आंसर सही है। तो ये पीछे बैक में जाकर लाभ हानि बट्टा वाले चैप्टर में पढ़िएगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने आपको तरीका उसमें बताया था उसी तरीके से फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए 920 ग्राम को वो बेच देता है कितने रुपए में, 920 ग्राम को वो 115 रुपये में बेच देता है। जो हमने वहाँ पे मॉडल एक बनाया था, बैलेंस बनाया था, वो 1 kg या 1000 ग्राम को 100 रुपये बनाया था। तो एक्चुअल वज़न 1000 ग्राम और एक्चुअल रेट 100 ग्राम था, 100 रुपये। तो अगर 15% आप सीपी से महंगा बेचोगे तो 100 की चीज़ 115 में बेचोगे और एक्चुअल वज़न से 920 ग्राम वो तौल रहा है, यानी 80 ग्राम नहीं तौल रहा है। तो जो 80 ग्राम वो नहीं तौल रहा है उसको वो कितने रुपए का बेचेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। 80 ग्राम इसका कौन सा भाग है आप देख लीजिए। तो हम 115 को डिवाइड कर देते हैं 920 से और इंटू 80 कर देते हैं, देखते हैं कितने रुपए में 80 ग्राम बिक जाता है। भाई 920 ग्राम तो 115 का बिक गया। अब 115 रुपये का अगर 920 ग्राम बिक गया तो 80 ग्राम कितने का बिकेगा। 0 काट दिया और 23 चौको 92 और 23 पंचे 4 दूनी 8, ये 10 रुपये का बिक गया। 10 रुपये का बिक गया कितना 80 ग्राम, यानी टोटल कितना बिक गया 920 और 80 कितना हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब क्या हुआ 1 kg बिक गया, कितने का 10 और 115 125 रुपये का। इसका मतलब 100 रुपये का सामान अगर 125 में आप बेचोगे तो 25% का प्रॉफिट होगा। अगर डायरेक्टली कोई इसको देखेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है। जो तरीका हमने आपको बताया अगर उस पर आप विचार करेंगे और अच्छे से पढ़ा होगा तो बड़ा मज़ा आया होगा, तुरंत आंसर कर पाएंगे। अभी इसका एक मॉडल पेपर और बाकी है 10वां, और उस मॉडल पेपर के बाद इसी साइट पे आपको इसी
जो पाठ्यक्रम आपने लिया है इसी में आपको घड़ी और कैलेंडर कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद कुछ चैप्टर जो विशेष हैं उनको भी इसी में कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।